लेट अस बिगिन। ये चैप्टर स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज से। चार्ज दो टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस। जहाँ पर भी चार्ज प्लस होता है वहाँ पर जनरली इलेक्ट्रॉन के कमी की वजह से होता है, जहाँ पर चार्ज नेगेटिव होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा होने की वजह से होता है। सबसे छोटा जो पॉसिबल चार्ज है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर होने वाला चार्ज, और सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज होता है एक प्रोटॉन पर होने वाला चार्ज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर होने वाले चार्जेस बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। ये बस एक कन्वेंशन है, मानने का तरीका है। दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट होता है, इसलिए माइनस प्लस का ऐसे कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बस यही है कि दोनों का चार्ज वाला बिहेवियर उल्टा होता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है ना वो कक्षा 10 से आता है, ई बराबर -1। ई एक कांस्टेंट है, आपको पता ही बता, ई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये ई एक्सपोनेंशियल वाला ई नहीं है, 2.7 होता है ना वैल्यू, ये वो वाला ई नहीं है, ठीक है। ये ई जो है वो चार्ज में यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग एक कूलम की, जैसे सी जो होता है, सी भी एक कांस्टेंट है, ये वाला सी नहीं, लाइट की स्पीड वाला सी। उसके बाद आप आते हैं कूलम्स लॉ पे। दो चार्ज के बीच में अगर दोनों किसी डिस्टेंस पर है सेपरेशन पे, तो फोर्स लग रहा होता है। कूलम्ब फोर्स का रेंज कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स का होता है। जो बाकी के दो फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वो दोनों का रेंज होता है, ठीक है, डिफरेंट रेंज होता है। तो कूलम्ब फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ ई बराबर क्या होता है जी? ये ई जो होता है ये बस एक सबस्क्रिप्ट होता है जो बता रहा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के Q1 Q2 बाई r², ठीक है। कूलम्बिक फोर्स के बाद आप सीधे जंप करते हैं अगले सेक्शन पे, जो कि है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी तीन प्रकार की होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा से दिखाते हैं, लेमडा बराबर क्या होता है? dq/dl बोल ले, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। या फिर चार्ज अपॉन लेंथ बोल ले। अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है जिस पर q चार्ज फैला है और तार की लंबाई l है, तो उस पर फैले पूरे चार्ज को अगर आप उसके लेंथ से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आती है उसी को बोलते हैं उस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसी प्रकार से दूसरा होता है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? dq/ds बोल ले, चार्ज अपॉन में एरिया। और सिमिलरली आप क्या करेंगे? रो माने dv, dq/dv। q मतलब चार्ज अपॉन ए वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। इसके बाद आप तुरंत जंप करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो बेसिकली क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रख देते हैं, एक कूलम का, कोई चार्ज q r दूरी पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगाता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे डिफाइन करते हैं। तो E बराबर फॉर्मूला बनता है F/Q0। ये Q0 क्या होता है? वो चार्ज जिस पर फोर्स लग रहा है, टेस्ट चार्ज बोल लीजिए, ठीक है। चलिए एक फॉर्मूला ही हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड समझते ही आप जंप किए चैप्टर में डाइपोल के बारे में, ठीक है। डाइपोल क्या होता है? दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज किसी एक सेपरेशन पे रखे होते हैं, ठीक है। डाइपोल का एक अपना पर्सनल प्रॉपर्टी होता है, इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको म्यू से भी दिखाते हैं, ठीक है, और इसको पी से भी दिखाते हैं। नहीं दिखाते क्या? कहते हैं ना, म्यू से और पी से, ठीक है। इसका यूनिट आपको पता है? या तो इसका यूनिट आप न्यूटन मीटर बोलेंगे, या फिर आप क्या बोलेंगे? न्यूटन मीटर नहीं बोलेंगे, कूलम मीटर बोलेंगे। Q × D होता है ना, या फिर डिवाई यूनिट्स बोलेंगे। हाँ जी, तो P बराबर क्या होता है? Q × D। कई जगह पे जो बीच का डिस्टेंस इसको 2L लिया जाएगा। फिर उसके बाद क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके थे और डाइपोल पढ़ चुके थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल पढ़े आप। तो जब आप एक डाइपोल के वजह से एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रहे थे, तो इसमें आपको दो प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी। एक मिली थी डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर ये, और दूसरा मिला था डाइपोल के इक्वाटोरल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे 2kp × x अपॉन में ब्रैकेट में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो x यहां पर लेंगे वो x नीचे रहेगा। ये L क्या है? L क्या है? डाइपोल के बीच की दूरी की आधी दूरी। क्योंकि आप जब इस फॉर्मूले को प्रूव कर रहे होते हैं तो डाइपोल के बीच की दूरी कितनी लेते हैं? 2L लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये L कांस्टेंट है, सवाल में दिया रहेगा। वेरिएबल क्या है? ये x है, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद आप एट एनी पॉइंट, जब आप एनी पॉइंट की बात कर रहे होते हैं तो यहां पर क्या लगाएंगे? kp लगा दें, आप लगाएं kp अपॉन में r³ लिख दें, चलो x³, ठीक है, जो भी लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट लगाएंगे 3 + 1। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू
डाइपोल। तो टेक्निकली अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप एक्सियल और इक्वाटोरियल का सवाल लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक्सियल इक्वाटोरियल क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि अगर सवाल में एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूव करने के लिए आ गया, बस मेरी क्या, और आपको नहीं याद है तो फिर आप रिजल्ट को सही नहीं लिखें, इसका संभावना बढ़ जाता है। बस मेरी क्या, क्योंकि यहाँ 3/2 जो वैल्यू आ रही होती है ना, कैसे आ रही होती है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में। तो कंबाइन करने के लिए आपको बस, अगर वहां तक आप पहुंच गए फिर सीधे ये लिख दीजिए। अगर बीच में गलती से भी कहीं गलती कर दोगे तो अगर आंसर ठीक रहेगा, क्या पता एग्जामिनर नंबर दे दे, ठीक है, इसलिए आपको वैल्यू याद होना चाहिए। डाइपोल के बाद आप कहाँ जंप किए थे? डाइपोल के बाद आप गॉस थ्योरम स्टार्ट किए थे। अरे बोलो, डाइपोल के बाद गॉस थ्योरम स्टार्ट होता ना? हाँ वही, मतलब फ्लक्स स्टार्ट वहीं से करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। आप स्टार्ट किए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, यूनिट बताइए। अरे देखो, गॉस थ्योरम से दिमाग मत लगा लेना कि सर फ्लक्स बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, Q की वैल्यू कूलम, ऐसा नहीं है। एप्सिलॉन नॉट एक डायमेंशन वाला कांस्टेंट होता है। एप्सिलॉन नॉट का आपको डायमेंशन निकालना होता है। तो आप कहाँ से जाएंगे? EDS से जाएंगे ना, EDS से जाएंगे। E क्या है? न्यूटन पर कूलम, और DS क्या, मीटर स्क्वायर, है ना? तो यूनिट क्या बन रहा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर या कूलम, बस कूलम, ठीक है। आगे बढ़े, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल ऑफ E.ds। इसको आप ऐसे भी डिफाइन करेंगे, अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में डिफाइन करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इन दोनों। उसके बाद क्या आएगा? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोला? ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस। मतलब ऐसा नहीं कि क्लोज सरफेस जहां रहेगा वहीं लगाएंगे। गॉस थ्योरम लगाने से पहले आपको सरफेस को क्लोज कर देना है, इसका मतलब ये है। बस मेरी क्या, गॉस सरफेस लगाने से पहले, गॉस थ्योरम लगाने से पहले आपको सरफेस को क्लोज कर देना है। बोलता है क्लोज सरफेस के थ्रू अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए तो सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, नेट चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पढ़ने का था 3 एप्लीकेशन पढ़े। पहला, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के वजह से क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वैल्यू आपको रेडी होनी चाहिए, है ना? 2k लैम्डा भाई, और फूल जा भाई, ठीक है। इसके बाद सेकेंड, इनफाइनाइट प्लेन थिन शीट इलेक्ट्रिक फील्ड। बोले जी, अगर शीट थिन नहीं हुई तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 लेयर बनेंगे, दोनों को जोड़ देंगे ना। आप ये मत सोचिए कि सर एक लेयर तो पॉइंट से दूर हो गया, एक लेयर पास में है, डिस्टेंस का फर्क कहाँ पड़ रहा है? थिन शीट में डिस्टेंस का तो फर्क पड़ता ही नहीं ना। तो शीट कहीं भी रहे, इतना मोटा शीट है कोई दिक्कत नहीं है, तो भी सेम होगा। इतना मोटा शीट है, इतना मोटा शीट है, अगर मोटाई का जिक्र करेगा तो आप समझ जाएंगे, बस मेरी का। और तीसरा, बोलो, स्फेरिकल शेल। सब का सब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है, सबका सब। कितना आर है इसका? अगर आर ज्यादा है आर से तो ई क्या बनेगा? एप्सिलॉन नॉट आर। अगर आर आर के बराबर है ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, और अगर छोटा है, ठीक है जी, तो आप क्या छूट गया? हाँ, टॉर्क छूट गया भाई, टॉर्क। चलिए ठीक, इसको भी लिख लेते हैं भाई। डाइपोल, अगर एक डाइपोल है उसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है भाई? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो P क्रॉस E लगा दीजिए पहले तो।
P क्या है भाई? डाइपोल मोमेंट है। इसकी वैल्यू वेक्टर किसकी वजह से होती है? L की वजह से होती है क्या? L के वजह से होती है। P डाइपोल मोमेंट वेक्टर, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है? प्लस से माइनस, माइनस प्लस। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? प्लस से माइनस या माइनस से प्लस? माइनस से प्लस। तो जो पोजीशन वेक्टर आप लेंगे वो माइनस से प्लस ले लेंगे, P की वैल्यू आप निकालेंगे तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला बन रहा होता है ये थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ेगा तो P की वैल्यू Q इंटू डी होता है ना, तो Q तो स्केलर है और 2 भी स्केलर है। जो Q इंटू 2L आता है इसमें 2 और Q स्केलर है, बचा क्या? L क्रॉस E। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आप इस फॉर्मूले को या तो यहां से एक्सटेंड कर दें टाउ की वैल्यू P साइन थीटा, या फिर आप क्या लिख दें 2QLE साइन थीटा, है ना? सही, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और फॉर्मूला है, वर्क डन ऑन रोटेटिंग अ डाइपोल। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम वन ओरिएंटेशन टू अनदर, θ1 θ2। बात में आ रही क्या? अरे बात में आ रही है, सब पढ़े हो ना? W लिख दे रहे हैं वर्क डन ऑन अ डाइपोल, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं वर्क डन ऑन अ डाइपोल। वर्क डन ऑन अ डाइपोल के लिए जब आप फॉर्मूला बनाते हैं तो बताइए क्या बनता है? PE cos θ1 माइनस, ठीक है जी। ये वैल्यू कैसे, क्या कहाँ माइनस लगाएंगे? कौन बोल रहा है माइनस लगाएंगे? आपको ये बात पूरा बताया गया ना, आपको पूरा बताया गया कि θ1 कौन सा एंगल है, θ2 कौन सा एंगल है ना। वो निगेटिव आएगा या पॉजिटिव, वो तो अपने आप आंसर निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। θ1 बड़ा छोटा हो गया तो आप समझिए इस बात को, क्योंकि अगर टॉर्क में θ1 बड़ा है और θ2 छोटा है, अगर टॉर्क में वो पोटेंशियल एनर्जी होती है टॉर्क की, आपको हम बता रखे हैं, डिनोट से W से करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो टॉर्क की पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है जो टॉर्क में स्टोर हो रही होती है। बस में आ रही क्या? थर्मोडायनेमिक्स वाले कॉन्सेप्ट से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर टॉर्क अपने से रोटेट हुआ तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, वो वैल्यू निगेटिव आएगी, θ1 बड़ा हो जाएगा और θ2 छोटा हो जाएगा। बस में आ रही क्या? और कॉस बड़े की वैल्यू कम होती है, आप जानते हैं, और कॉस छोटे की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे। कॉस बड़े की वैल्यू कम होती है और छोटे की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इसकी वैल्यू कम, इसकी ज़्यादा, तो कम ज़्यादा होता माइनस, अपने आप माइनस जाएगा क्योंकि टॉर्क अपने आप रोटेट कर रहा ना। आप समझ रहे हैं किस फिगर के लिए फॉर्मूला बनाया जाता है? इस फॉर्मूले का फिगर भी आप ध्यान में रखेंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? इधर। और इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां से इधर माइनस बनाएगी प्लस बना, जल्दी बोलो। इधर क्या बना है? अरे इधर प्लस। किधर रोटेट करेगा? इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। इधर माइनस होगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो इसको लगेगा ना कि इधर प्लस चार्ज रखा हुआ है, तो माइनस लगाएगा ना उधर। हाँ जी, तो आप इसको कहाँ बना दें? आप यहाँ बना दें, प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ये वाला एंगल θ1 और ये वाला एंगल θ2। θ1 बड़ा है तो cos θ1 की वैल्यू छोटी हो जाएगी, और θ2 छोटा है तो cos θ2 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। cos एंगल के साथ अपोजिट बिहेव करता है, क्योंकि आप देखिए cos की मैक्सिमम वैल्यू 0 पर होती है, फिर वहाँ से एंगल बढ़ता है और cos घट रहा होता है। अरे ये ग्राफ सबको पता है ना, बायोलॉजी सबको पता है ना ग्राफ cos का, ठीक है। साइन के साथ उल्टा होता है, साइन के साथ एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी। साइन और tan एक जैसा बिहेव करते हैं, एंगल बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। 0 से π/2 तक की चर्चा कर रहे हैं हम। Q बराबर n ही लिख दो भाई, Q बराबर n लिख दो।